IVM। विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच विवाद अभी थमा ही नहीं था कि एक और विवाद निकलकर सामने आ गया जब हार्दिक पांड्या ने अपने सिलेक्शन को लेकर, अपने रोल को लेकर बीसीसीआई को आड़े हाथों लिया, सिलेक्टर्स को आड़े हाथों लिया। और इन दिनों ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई के साथ बोल वचन ज्यादा चल रहा है बनस्पत इसके कि सही तरीके से काम चले। कभी सौरव गांगुली आरोपों के घेरे में आ जाते हैं, कभी कप्तान बीसीसीआई अध्यक्ष पे आरोप लगा देते हैं, कभी बीसीसीआई अध्यक्ष पलटकर विराट कोहली को झूठा ठहराते हैं। और कुल मिलाकर पिछले, अगर आप दक्षिण अफ्रीका दौरे से ठीक पहले की तमाम तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो एक चीज तो साफ नजर आएगी कि बीसीसीआई के सितारे इन दिनों गर्दिश में है। अब आखिर पूरा माजरा है क्या क्यों खिलाड़ी सामने आकर इस तरह से सीधा आरोप लगा रहे हैं बीसीसीआई और सिलेक्टर्स पर, इन सभी मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे। और ये अचानक तस्वीर कैसे बदल गई है। इससे पहले बीसीसीआई के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी भी खिलाड़ी की नहीं होती थी, किसी भी सिलेक्टर के खिलाफ। जब तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं कम से कम, तब तक तो बिल्कुल ही हमने नहीं सुना कि कोई सिलेक्टर के खिलाफ कुछ भी बोले। लेकिन इन दिनों एक अलग सी प्रथा सी बन गई है। अलग अलग रीजन से लोग बीसीसीआई और बीसीसीआई की कार्यशैली और सिलेक्टर्स पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर इन दिनों देखने को मिला है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ निखिल भाई हैं, हमारे साथ अयाज सर हैं और राजकुमार सर हैं हमारे साथ। और इन तीनों लोगों से आज हम बात इस गंभीर विषय पे करेंगे कि आखिर जो सबसे सर्वोच्च संस्था है हिंदुस्तान की, क्रिकेट की, बीसीसीआई, उसके खिलाफ अचानक इतने स्वर क्यों उठने लगे। अब चर्चा की शुरुआत अयाज सर आपसे ही कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या का आपने भी स्टेटमेंट पढ़ा होगा और बहुत गंभीर बात है जिस तरह से उन्होंने सिलेक्टर्स पर निशाना साधा है। उनका ये कहना है कि वो बिल्कुल तैयार नहीं थे गेंदबाजी के लिए, एज अ बैट्समैन खेलना चाहते थे और उनको एज अ ऑलराउंडर टीम के साथ जोड़ा गया। अब बड़ा सवाल ये होता है कि क्या कौन सही है। पहला तो सवाल यही जहन में आता है यार सर। देखिए, कौन सही है कौन गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके दो पहलू सामने आते हैं। एक तो ये है कि हार्दिक पांड्या अगर खुद फिट नहीं थे एज एन ऑलराउंडर तो पब्लिकली उस वक्त डिक्लेयर करते थे कि आई एम नॉट फिट, और आप अगर किसी और ऑप्शन आपके पास है तो आप उन्हें ले लें। अगर आप मुझे सिर्फ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाना चाहते हैं तो आई एम विलिंग टू प्ले, ये आप कह सकते थे। दूसरी बात, और ये मेरे ख्याल से ज्यादा गंभीर है, और ये सिर्फ हार्दिक पांड्या के इश्यू पे नहीं बल्कि बाकी जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में मैं कहूँ कि ये एक, आपने कहा कि इतने विवाद नहीं होते थे, उसकी वजह ये थी कि 3-4 साल तक बहुत ट्रांसपेरेंसी थी आपके पास सिलेक्शन में। जो भी आप प्लेयर्स स्क्वाड सिलेक्ट करते हैं, 15 का लेते हैं या शॉर्ट लिस्ट करते हैं, 20-25 का लेते हैं, तो सिलेक्टर सामने आते थे और एक्सप्लेन करते थे कौन प्लेयर किस लिए लिया गया है, कौन ड्रॉप हो गया है। यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरी सलाह ये रहेगी इस सिलेक्शन कमेटी को कि आप जब टीम सिलेक्ट करते हैं तो आप आके उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं। आप पब्लिक डोमेन में आके ये बताते क्यों नहीं कि आपने फलाना प्लेयर क्यों लिया है और क्यों नहीं किया। जैसे विश्व में होता है क्रिकेट की, किसी भी टीम को आप ले लें, जो आप सिलेक्ट करते हैं क्यों नहीं करते हैं, क्या वजह से आपने उनको नहीं लिया है, क्या फिटनेस का मसला है, ये सब सामने आ जाता था। अगर टीम सिलेक्शन के टाइम पे ये एक्सप्लेन हो जाता कि हमने हार्दिक पांड्या को इस वजह से लिया है कि हम उन्हें पावर हिटर समझते हैं, उनकी बॉलिंग से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल जब तक वो फिट नहीं हो जाते, तो हार्दिक पांड्या के लिए आज ये सवाल ही नहीं होता और जवाब देने की जरूरत ही नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये कुछ जैसे विराट के साथ भी हुआ, वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो साउथ अफ्रीका में गए और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये सब चीजें जो है मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप सामने आके सीधा ट्रांसपेरेंटली डिस्कस कर लें कि प्लेयर्स कौन से आए हैं, किस वजह से चुने गए, किस वजह से कौन से प्लेयर्स नहीं चुने गए। तो ये झूठ और सच का जो दौर चल रहा है इन दिनों निखिल भाई, उसके लिए सीधे तौर पे आप जिम्मेदार किसको देखते हैं? क्योंकि बीसीसीआई बॉस भी अब विवादों के घेरे में है, कप्तान विवादों के घेरे में थे ही, अब एक ऐसा खिलाड़ी आ गया जो पहले से विवादों के घेरे में, वो कॉफी विद करण से लेकर जितना भी उन्होंने क्रिकेट खेली है, समय समय पे वो विवाद में रहते हैं। अब क्योंकि वो इस समय अहमदाबाद के कप्तान बन गए तो जोश में फिर उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। राजू भाई देखिए, हर खिलाड़ी, हर शख्सियत की एक अपना दृष्टिकोण, नजरिया होता है। मेरे लिए एक अंग्रेजी में बड़ा बढ़िया कहावत है, नेवर वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक। 2 चीजें जो भी दिक्कतें हैं, जो भी विवाद है, आपस में फोन उठा के आप बात कर लीजिए। ये चीजें पब्लिक में नहीं आती। 2 चीजें होती हैं,
क्या आप बतौर खिलाड़ी कहना चाहते हैं कि जी मेरी कोई गलती नहीं है? जो भी गलती है उस संस्था की है, जिस संस्था की वजह से आपका नाम है, जो आज आप जीवन जी रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस संस्था की वजह से। अगर उस संस्था से भी अगर हल्की सी कोई चूक होती है, उसको किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, सुधार के लिए हमेशा एक वो गुंजाइश रहती है। तो क्या आपके हमें फर्ज नहीं होता कि आपका जिस संस्था ने वो जीवन बनाया है, आप बता दें इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे कर लीजिए। और मेरे को एक बता दीजिए, जीवन में कौन आदमी है जो कभी नहीं गलती करता? लेकिन बहुत जरूरी है, कुछ चीजें पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और मेरे लिए देखिए, मैं किसी का एडवोकेट नहीं बनना चाह रहा, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर खिलाड़ी, हर शख्सियत की अंत में संस्था से बड़ा कोई खिलाड़ी हो सकता है? आज तक क्रिकेट के इतिहास में, भारत को छोड़िए, आप दुनिया भर के आप क्रिकेट की एसोसिएशंस को देख लीजिए, कोई भी शख्सियत जिसने अपने आप को उस संस्था से बड़ा बनाने की कोशिश की है, तो आप समझ लीजिए कि उनका वो डाउनफॉल चालू हो गया। मैं नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, पर इस चीज को हैंडल करना वो गलत है। वो बयानबाजी पब्लिक में नहीं होनी चाहिए। अरे आपस में आप फोन उठा के बात कीजिए, बोलिए सब सही है, क्योंकि अंत में राजीव भाई हो क्या रहा है, अंत में किस चीज के बारे में चर्चा हो रही है? आप अपने देश को रिप्रेजेंट करने को देख रहे हैं। चयनकर्ताओं का अपना काम है, संस्था का अपना काम है। आप सब चाहते आप ऐसी टीम चुने जो आप अपने देश को मुकाबले जिताने को देख रहे हैं। तो उस लिहाज से ये सब चीजें बाहर पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। ये राजकुमार सर, क्योंकि ये तो सीधे तौर पे कप्तान, उस टाइम के कप्तान पे भी एलिगेशन उन्होंने लगा दिया है, क्योंकि कप्तान का से होता है। और उनका जो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि आई वाज पिक्ड इन द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड एज अ बैटर, बोल्ड इन द गेम वेयर आई वाजंट सपोज्ड टू, यानी कि उनको जबरदस्ती गेंदबाजी करा दी गई। अब ये तो वही बात हो गई कि विराट को हमेशा घेरा जाता है कि विजय शंकर को 2019 वर्ल्ड कप में लेके गए जबरदस्ती, अब 2021 वर्ल्ड कप हुआ, वहां पे हार्दिक पांड्या पनौती बन गए। तो इसमें एक्चुअल रोल क्या है? मतलब ये इस तरह की खबरें अगर हो भी गया, चलिए सपोज करें हम, अगर आप टीम में सेलेक्ट भी कर लिया गया, कप्तान को जरूरत भी थी, मान लिया, तो फिर आप दो साल के बाद या 1 साल के बाद आके इस तरह का स्टेटमेंट देना समझ में नहीं आता। राजीव, मुझे तो लग रहा है इसका मतलब वन मैन शो है बीसीसीआई में, कि विराट जो चाहते हैं वो सेलेक्ट करते थे। क्या सिलेक्शन कमेटी वहां नहीं होती थी? विराट ने ब्रेकिंग न्यूज आज फिर राजू भैया की। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब वहां पे 5 मेंबर सिलेक्शन कमेटी है, सबने मिलकर डिसाइड किया होगा कि हाँ, कैप्टन और कोच की जरूर डिमांड होती है कि हमें एक ऐसा चाहिए प्लेयर जो मैच विनर हो, या मुझे ये प्लेयर चाहिए कि जो मेरे लिए यूजफुल हो सकता है। लेकिन एंड ऑफ द डे वहां पे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, 4 और सिलेक्टर हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी होते हैं जो शायद कन्वीन करते हैं मीटिंग को, उनका भी अच्छा खासा से होता है। तो कुल मिला के सभी लोगों का कलेक्टिव डिसीजन होता है। और अगर उस टाइम में इनको फेवर किया गया, तो हार्दिक पांड्या का आज ये कहना कि मैं तो खाली एज ए बैट्समैन था, मुझे नहीं लगता कि बहुत मैच्योर स्टेटमेंट है ये। आपको यू शुड बी थैंकफुल कि आपको उस टाइम भी पिक किया गया, आपके लिए मतलब सहानुभूति रखी गई कि अगर बॉलिंग डाल लेंगे तो अच्छा है, अगर नहीं भी डालेंगे तो हम उन्हें एज ए बैटर ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि वहां आपको एक ऐसे प्लेयर की तरह देखा जा रहा था कि आप मैच विनर होंगे। राजकुमार सर, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोट कर दी है चेतन शर्मा जी की, जो चीफ सेलेक्टर है, कि चीफ सेलेक्टर ने कहा था कि वो फिट हैं और 4 ओवर फेंकने के लिए तैयार हैं। अब हार्दिक पांड्या कह रहे हैं मैं तो सिर्फ बैटर खेलना चाहता था। अब ये तो बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए आरोप है सेलेक्टर्स पे भी और कप्तान पे भी, जो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को उसका जवाब देना चाहिए। और जैसे कि पिछले दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिससे काफी तहलका मचा था, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हो जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है कि वो हार्दिक पांड्या के बारे में भी आके बताएं कि भाई ऐसा नहीं था, या जो भी क्लियरिफिकेशन था, तो वो अच्छी बात है। जब ये पब्लिक में आई गई है बात, तो क्लियर हो जाए तो क्या बुराई है। निखिल भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी राजीव भाई, देखिए बहुत जरूरी रहता है कि अपने पर्सनल उससे उठ के आप देखते हैं कि टीम की क्या मांग है, और कप्तान मुकाबले को जिताने को देखता है और देखता है कि यार मेरे को इस खिलाड़ी को इस रोल में यहाँ देखना चाहता हूँ, इस बैटिंग ऑर्डर में यहाँ देखना चाहता हूँ, या आप 1 ओवर अभी निकाल दीजिए। तो उसका एक बहुत मतलब वापस आके आप कह दें कि मुझे तो गेंदबाजी नहीं करनी, उस समय टीम की मांग थी, गर्मा गर्मी में आप अपने देश के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश को मुकाबला जिताने को देख रहे हैं। ऐसे होता तो वीवीएस लक्ष्मण जब सलामी बल्लेबाज नहीं थे, तो वीवीएस लक्ष्मण को
रिक्वेस्ट नहीं करते कि आप बतौर सलामी बल्लेबाज आके बैटिंग कर लीजिए। कितनी सीरीज में हुआ ये, जब आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने को देख रहे हैं कि नया बॉल खेल लीजिए, तो आप देखते हैं कि टीम की उस समय की क्या मांग है, वो जरूरी रहता है। और आप देखते हैं कि यार अगर मेरे कुछ कंट्रीब्यूशन से टीम जीत जाता है तो उससे बढ़िया क्या बात है। कितनी बार राहुल द्रविड़ को भारत ने कीपिंग कराई है निखिल, बिल्कुल वनडे में मैं जब पहली बार उन्होंने दस्ताने पहने तो मैं टीम में था। राहुल ने किया ना, देश के लिए किया कि देश को जरूरत थी तो उन्होंने वो ड्यूटी ली और बखूबी निभाया भी उसको। तो ये नीड ऑफ द आवर होती है कि जो टीम की जरूरत है उसके मद्देनजर ये सिलेक्शन किए जाते हैं, और बाद में इसको क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल से गलत है। सर ये तमाम जो चीजें विवाद हो रहे हैं सिलेक्शन को लेके, क्या ये बड़ी वजह है कि सौरव गांगुली नियमों को ताक पे रख के मीटिंग में बैठने लगे? ये पता नहीं मुझे कि इस वजह से हो रहे हैं या नहीं। 100%। अब तो पिछले 24 घंटे से ये चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है, और ये खबर मैंने ही ब्रेक की थी 48 घंटे पहले कि वो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में बैठ रहे हैं और दखल दे रहे हैं। तो क्या फिर तो यही नतीजा है कि जो कुछ हुआ है, सर्कमस्टेंसेस बने हैं, विराट विवाद, हार्दिक पांड्या विवाद, उससे पहले और भी तमाम खिलाड़ियों को लेकर विवाद, कि दादा ने सोचा कि खुद ही दादागिरी दिखा दें। अब ये पता नहीं है कि क्या किस तरह का इन्फ्लुएंस वो डाल रहे हैं अगर मीटिंग में बैठ भी रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि कंफ्यूजन है, क्योंकि ये सब जो विवाद है सामने आ रही है वो आना नहीं चाहिए। जैसे निखिल ने कहा कि कुछ चीजें होती है जो आप प्राइवेटली डिस्कस कर सकते हैं, आपको पब्लिकली उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। और इस वक्त जो चाहिए एक मैच्योरिटी चाहिए। मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन जो खुद वो बात कर रहे हैं, तो इसमें एनसीए का क्या रोल था? जब आप टीम सिलेक्ट करते हैं, पहले तो योयो टेस्ट होते थे, अब आजकल हो रहे हैं या नहीं ये भी नहीं पता है मुझे। योयो टेस्ट हो रहे हैं या नहीं? नए कप्तान आके बताएंगे योयो टेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। करेक्ट। तो जो भी अगर योयो टेस्ट नहीं है तो कोई और टेस्ट तो होगी, खास करके जो खुद पास करने की स्थिति में है वो कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो इंजरी प्रोन अगर प्लेयर्स हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या, उनकी काफी लंबी हिस्ट्री रही है, पिछले 2 साल से वो इंजरी जो है साथ में लेके चल रहे थे अपने। अगर ऐसा कोई प्लेयर हो और बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है जैसे वर्ल्ड कप T20, और जहां बैलेंस ऑफ द टीम कॉम्बिनेशन के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, अगर वो बॉलिंग नहीं करते हैं तो पूरी बैलेंस बिगड़ जाती है टीम की मेरे हिसाब से। और अगर वो फिट नहीं है बॉलिंग करने के लिए तो 2 चीजें हो सकती है, या आप खुद विड्रॉ कर ले कि मैं ये रोल जो आप चाह रहे हैं मुझसे ऑलराउंडर का मैं नहीं कर सकता हूँ, या चेयरमैन और सिलेक्टर जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करे कि ये बॉलिंग करे या ना करे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि इनकी ये गुण है और हम इन्हें लेना चाहते हैं। तो कैप्टन भी कन्विंस हो जाता है, कैप्टन की भी जिम्मेदारी बनती है फिर उनको एक ही रोल में वो यूज करें। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा गंभीर विषय है। तो ऑलरेडी हम ट्रांजैक्शन पीरियड में चल रहे हैं निखिल भाई, ऑलरेडी बहुत चीजें चल रही हैं जिसका इफेक्ट हमें मैदान के अंदर नजर आ रहा है। तो मैदान के बाहर जो लोग बैठे हैं उनको तो कम से कम संभालना पड़ेगा कि मैदान के अंदर उसका असर ना जाए। और ये बड़ा इस समय नियमों को ताक पे रख के काम हो या आप कहीं किसी के काम में दखल देना शुरू करें तो बातें तो और बढ़ेंगी। आप सजेशन दे दें, आपका स्वागत है, आपके पास क्रिकेटिंग ब्रेन शायद हिंदुस्तान में सबसे अच्छा है। ये व्यक्ति विशेष में हम बात नहीं कर रहे हैं, बट हमें नियमों को ताक पे तो नहीं रख सकते आपकी, अगर लॉ बना हुआ है और उस लॉ में आप इंटरफेयर करें बार बार। राजीव भाई देखिए, मैं 2 चीजों पे आता हूँ। मैं जो आप लॉ की बात कर रहा हूँ उस पर भी आता हूँ, लेकिन बहुत जरूरी है जब शुरुआत में एक हल्की सी चिंगारी रहती है ना, उसको आप वहीं पे खत्म करने को देखें। अगर आप उसको छोड़ देंगे, उसके इर्द गिर्द बातें करेंगे, वो ट्रांसपेरेंसी हट जाएगी, तो वो फिर वो आग बन के जिस तरीके से आज हो रहा वो हो रहा है। जब शुरुआत, मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन गलत थे सही थे, किस तरीके से उसको हैंडल करते, पर मैं मानता हूं कि उस समय आप हार्दिक पांड्या के ऊपर जो सवाल हुए या टीम सिलेक्शन के ऊपर जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो आप कह सकते थे कि हार्दिक पांड्या मेरा एक्स फैक्टर प्लेयर है जो निचले क्रम को संभालेगा, और जब मेरे को तेजी से रन बनाने को देखना होगा तो वो जाके बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी अगर उनका शरीर ठीक है और कप्तान को लगता है जरूरत होगी तो निखिल भाई मेरे 2 सवाल है। देखिए, हर सिलेक्शन से पहले या तो आपकी फिटनेस रिपोर्ट जाती है, अगर फिटनेस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आप गेंदबाजी नहीं कर सकते तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलना नहीं चाहिए कि वो 4 ओवर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। और अगर फिटनेस रिपोर्ट नहीं है तो फिर हार्दिक पांड्या ने यहाँ पे गलत अपनी इमेज भेजी सेलेक्टर के पास कि मैं फिट हूँ, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। योयो टेस्ट हो नहीं रहे कोरोना की वजह से। मैं उसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जब आप उसमें लिख रहे हैं कि ये 4 ओवर इस समय नहीं
सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग भी सिलेक्शन कमेटी में का हिस्सा रह चुके हैं, तो कहते हैं कि 2 हफ्ते के बाद ये शायद बॉलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस लिहाज में आप बतौर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ये कह सकते थे कि इस समय हम उनको सिर्फ और सिर्फ एक पावर हिटर बैटिंग के तौर पे उनको टीम में रख रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी उस समय इनका शरीर ठीक रहेगा, फिट रहेंगे, तब वो बॉलिंग करने को देखेंगे। वो वहीं पे बात खत्म हो जाती कि आप जब फिट होंगे तब वो आपको देखेंगे। पर मैं बिल्कुल मानता हूं, उसके बाद बतौर खिलाड़ी आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप जाके इस समय पे वो बयानबाजी करें कि मेरे को तो गेंदबाजी करनी थी, नहीं थी, मुझे आपने गेंदबाजी करवा दी। अरे भाई, मैच से पहले आपसे बात की होगी, आपका शरीर किस तरीके से है, फिजियो से बात की होगी कि आप एक आधा ओवर डाल सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं विराट कोहली, बीसीसीआई किसी की एडवोकेसी नहीं कर रहा, पर एक खिलाड़ी के तौर पे, एक कप्तान के तौर पे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं अपने खिलाड़ी से पूछता जरूर कि आप बॉलिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर वो मुझे मना कर देता नहीं कर सकते, तो मैं उस खिलाड़ी के साथ, उनके साथ 1 ओवर या 2 ओवर कराता ही नहीं। उसके 2 दृष्टिकोण है। एक तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर एक बॉलर कॉन्फिडेंट नहीं है तो मैं उसको विश्व कप में बॉलिंग क्यों कराऊं। दूसरी चीज, अगर उनका शरीर तैयार नहीं है तो बतौर कप्तान मैं उनसे गेंदबाजी करा के उनके और चोट को क्यों खराब करूंगा। तो वो बहुत जरूरी है, उनसे भी पूछा होगा। बिल्कुल। चलिए, इसी नोट पर आगे एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया हार्दिक पांड्या ने, उस पर भी बातचीत करेंगे। सिलेक्शन कमेटी और बीसीसीआई के बीच में क्या एक बड़ा मतभेद चल रहा है, यानी अधिकारियों और सिलेक्टर्स के बीच में, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीसीसीआई के बोल वचन, यानी बीसीसीआई के साथ जो बोल वचन खिलाड़ियों का चल रहा है, सिलेक्टर्स के साथ चल रहा है, मुंबई की भाषा में इसको बोल वचन ही कहते हैं। अयाज सर के पास आएंगे इस पे, लेकिन इससे पहले राजकुमार सर, जो एक और स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं कि आई फेल्ट एवरीथिंग वाज थ्रोन एट मी, हार्दिक पांड्या, इनके ऊपर सब कुछ झोंक दिया गया था। ये क्या मतलब, ये विराट कोहली या तो पिस्तौल लेके ग्राउंड पे गए थे, उनसे लगा के गेंदबाजी करा दी, या इनको टीम का गैरी सोबर समझा जा रहा है? क्या है मुद्दा ये? नहीं राजीव, ये बहुत कंफ्यूजन है, और इस स्टेज पे हार्दिक पांड्या का ऐसा बोलना मुझे लगता है कि बहुत मैच्योर स्टेटमेंट नहीं है ये, और कहीं ना कहीं बीसीसीआई और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को जरूर बयान देना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं ये, और इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज ये तो एक तरह से आप सीधे आप बीसीसीआई के खिलाफ बोल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा किया गया, मैं फिट नहीं था। तो आप सीधा एलिगेशन सेलेक्टर्स पे, जो कि पार्ट है बीसीसीआई के, उनके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, या कप्तान के ऊपर जो कि पार्ट है बीसीसीआई का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चेयरमैन को सामने आना चाहिए, या बोर्ड ऑफिशियल को उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, या उन्हें ऐसा बोला तो उनके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है। और ये अयाज सर, क्या व्यक्ति विशेष को जो इन दिनों इंटरव्यू देने की एक प्रथा सी चल रही है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ भी निकल के आता है वो कुछ व्यक्ति विशेष से बात करके ही आता है। आप जनरली आप देखें तो नहीं आता है। तो ये क्या प्लांट भी की जाती हैं खबरें कि आप विराट कोहली का अगेंस्ट बोलते हैं, थोड़ा सा आप माहौल बना दें विराट कोहली के अगेंस्ट? क्या इन दोनों जो हम पॉलिटिक्स में देखते हैं कि एक छोटी खबर को दबाने के लिए उससे बड़ी खबर आप बना दें, कुछ वैसा ही आपको नहीं लग रहा है कि एक छोटी खबर है उसको आप बड़ी खबर बना दें ताकि वो खबर दब जाए? अब गांगुली का सिलेक्शन माना एक बड़ा मुद्दा बन रहा था, तो उससे बड़ी खबर आपने हार्दिक पांड्या से एक स्टेटमेंट दिला के कर दी। मेरे ख्याल से ये पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या आप जरूरत से ज्यादा भी कभी कह देते हैं, जैसा निखिल ने कहा कि आप ओवर प्ले कर दिए अपने हैंड को। ठीक है, आपके पास कुछ सम रिजर्वेशंस वर देयर, कुछ आप सोच रहे थे कि सही नहीं हुआ मेरे साथ, तो आप उसको किस तरह से आप जाहिर करते हैं, कहाँ तक आप उसको लेके जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हार्दिक पांड्या फिलहाल है अहमदाबाद फ्रेंचाइज के कैप्टन आईपीएल के। अब उनका इन्फ्लुएंस रहेगा सिलेक्शन में। अब मेगा ऑक्शन हो रहा है, आप प्लेयर्स चूज करेंगे। अगर उसमें ऐसे प्लेयर्स हो जो इंजरीज छुपा रहे हैं या फुल्ली फिट नहीं है और आपने उनको सिलेक्ट कर लिया, तो आपका क्या हासिल होगा एज अ कैप्टन? आप क्या करेंगे? और वो प्लेयर कहे कि भाई मुझसे ये कहा गया कि मुझे बॉलिंग नहीं करना था या बैटिंग नहीं करना था, मैं तो सिर्फ बॉलिंग के लिए आया था या सिर्फ बैटिंग के लिए आया था। ये सब बातें जो है ना, फिर बात का बतंगड़ बना देती है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जैसा
निखिल और राज ने कहा है कि थोड़ा सा मैच्योर अप्रोच होना जरूरी है, और खास करके जब आप 7-8 साल से इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किए, आप सब हालात को जानते हैं, सिलेक्टर्स को जानते हैं, सिलेक्शन कमेटी किस तरह फंक्शन करती है, आपकी टीम जो है किस तरह फंक्शन। मैंने एक जो कोट पढ़ा मुझे पसंद आया एक्चुअली हार्दिक पांड्या का, उन्होंने कहा एज अ कैप्टन कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे विराट की एनर्जी चाहिए, और जो एक धोनी का जो एक बड़ा कंट्रोल्ड कंपोजर होता है वो चाहिए, रोहित जो है वो बॉलर्स जो प्लेयर्स है जितना वो फेस डालते हैं, बिलीफ रखते हैं प्लेयर्स में, वो चाहिए। हर चीज आप इन्हें वो बता रहे थे, यानी सबको मक्खन लगा दिया है सर उन्होंने, जितने बड़े नाम हैं सबका चाहिए उनको। देखिए एज अ कैप्टन ऑफ अ न्यू फ्रेंचाइज जरूर आपको इंटरव्यूज के लिए तो बुलाया जाएगा, और होना भी चाहिए, और आपको इंटरव्यू देना भी चाहिए, ये भी साफ करना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी टैक्टिक्स क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, लेकिन आप ये इस सिचुएशन से आप क्या बनाना चाहते हैं आगे, क्या स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने फ्रेंचाइज के लिए, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। निखिल भाई, आप जो सवाल मैंने अयाज सर से किया था, आपको लगता है कि जो कोई, हमेशा हमने पॉलिटिक्स में देखा है कि एक छोटी खबर अगर बहुत बड़ी बनने वाली तो उससे बड़ी खबर आप प्लांट कर देते हैं, क्या ये प्रथा आप क्रिकेट में भी देख रहे हैं कि गांगुली का सिलेक्शन मीटिंग में आना चल ही रहा था कि उससे बड़ी खबर आपने एक प्लांट कर दी कि हार्दिक पांड्या ने इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए सिलेक्शन कमेटी और कप्तान के ऊपर कि अब आप सौरव गांगुली को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं? नहीं राज भाई, मुझे नहीं लगता कि वो खबरें प्लांट हो रही हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप जिस तरफ सोच रहे हैं, ये आपने कहा कि पॉलिटिक्स में सोचते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के मैदान में या क्रिकेट से इस किस्म की चीजें तो हर जगह निखिल भाई, वो चाहे खेल का मैदान हो या राजनीति का मैदान। जी, पर मुझे नहीं लगता कि ये खबरें प्लांट हो रही, बिकॉज इसमें दो चीजें हैं। बीसीसीआई का अपने आप में एक तरफ से नुकसान है, फिर एक खिलाड़ी का भी नुकसान हो रहा है। मुझे जो, जहां तक मुझे समझ में आते, जो मुझे लगता है, हार्दिक पांड्या चैंपियन खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद उनको उस समय बुरा लग रहा हो कि जब उन्होंने कहा कि एवरीथिंग वाज थ्रोन एट मी, कि जब भारत विश्व कप में सफल नहीं हो पाया तो उनको लगा कि मेरे को एक टारगेट बना दिया गया, मेरी वजह से भारत हार गया। उनको कहीं ना कहीं दिलो दिल में ये महसूस हो रहा था। और हमारी क्रिकेट की एक भाषा में है राजीव भाई, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, कि देखिए जब टीम हारती है ना तो बिल किसी के ऊपर फटता है, बिल किसी को देना पड़ता है। नहीं, तो कप्तान पे फटता, मैंने किसी खिलाड़ी पे निखिल पे फटते नहीं देखा आज तक। कप्तान और कोच पे बिल फटता है यार सर, भी देख रहे इतने साल से क्रिकेट। पहले तो हवाई जहाज में सुनने में आता है कि बता दिया जाता है तो भैया कप्तानी गई। अभी तो हाल फिलहाल कप्तान को मौका मिल जा रहा है कि मेल बिल कर दे रहा है। ये जो बाहर से होता है ना, जो कप्तान को ब्लेम किया या इधर ब्लेम किया, पर आप राजू भाई जो पूछो, जब टीम में होते हैं ना तो सबको पता चल जाता है कि ये बिल किसके ऊपर फटने वाला है। राजू भाई तो आजकल कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। उनको पता है एक लाइन बोलते हैं, उसके बाद इतनी ज्यादा हेडलाइन बन रही है तो आजकल बच रहे हैं। लेकिन एक तो बात उन्होंने बड़ी अच्छी भी बोली है कि क्या, जिस तरह से उन्होंने बोला कि हार्दिक पांड्या को जबरदस्ती तो कराई नहीं गई है, और विराट को हर चीज में लपेटना इनडायरेक्टली। अब भैया वो कप्तान नहीं रहे, एक तो ये भी समझना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को, राजकुमार सर, कि अब तो उनके मुंबई इंडियंस के कप्तान आ चुके हैं, तो अब मुझे लग रहा है थोड़ा संभल के उनको स्टेटमेंट भी देना चाहिए। विराट तो रहे नहीं। बिल्कुल, और राजीव मुझे लगता है कि उन्होंने दोनों को ही ब्लेम किया है, सिलेक्शन कमेटी को शायद ज्यादा उन्होंने ब्लेम किया, जो आपके थ्रू मुझे पता लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद आजकल में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, वो सेलेक्टर्स की चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आए और शायद वो क्लैरिफाई करें कि बिल्कुल नहीं होगी सर। उसमें तो मुद्दा हार्दिक पांड्या नहीं, उसमें तो सौरव गांगुली मुद्दा होगा कि सौरव गांगुली आते हैं, हाँ बोला तो ना बोला तो दोनों में है मुद्दा। तो ये सिलेक्शन कमेटी की कोई मीटिंग नहीं होने वाली। तो फिर ये मुद्दा ऐसे ही दब जाएगा थोड़े दिनों में। तो फिर आप इसको आप सच मान ले, जब किसी पे आपका रिएक्शन ना है तो उसको सच मानना चाहिए। आया सर, मानेंगे इस बात को कि अगर आप रिएक्शन नहीं देंगे, आप जवाब नहीं देंगे, तो मतलब सच है जो खबर है। देखिए आजकल सिचुएशन ट्रिकी हो गया है। क्रिकेटर्स खास करके इंडिया में बहुत बड़े पब्लिक फिगर्स होते हैं और हर कोई चाहता है एक तो उनको सुने, और दूसरी बात जो है वो जो भी कहते हैं वो एक्चुअली उसको इमीडिएटली पब्लिक जो है वो बिलीव करती है। और उसमें जो है एक मुद्दा जो उठता है वो एक्चुअली हमारे मीडिया के लिए राजीव, कि हम जो है आगे सवाल नहीं पूछते हैं। एक अगर जवाब मिलता है तो हम उसी को टिप्पणी बना के फिर चल देते हैं कि उसको लॉजिकली आप ना यार सर, कम से कम मैंने तो पूछा, मैंने हमारे जो एक्स सिलेक्टर है सबा करीम से पूछा
कि है क्या, लॉ क्या है, क्या इससे पहले कभी कोई बीसीसीआई प्रेसिडेंट आया सिलेक्शन कमेटी में? मैंने पूरा क्लियरेंस लिया, अपने दर्शकों को पूरा एक एक लॉ बताया कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के पावर्स क्या है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, ये सारा मैंने किया है। तो वो ऐसा नहीं है कि हमने एक खबर पढ़ी और हम उसके पीछे लग गए। हमने क्वेश्चन पूछे हैं, हमने बीसीसीआई से भी पूछा, एक्स जो सिलेक्टर है उनसे भी क्वेश्चन पूछा। मैं राजू आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि हमको हमारा भी फर्ज बनता है कि बिल्कुल एक कोई सिचुएशन है उसको लॉजिकली आप ले जाएं और उसको जो आपकी खोज है वो वहां तक पहुंचे। आजकल क्या है, हम लोग साउंड बाइट्स पे रेडी हो जाते हैं कि ठीक है 2 अच्छे साउंड बाइट मिल गए, इसने कोहली के बारे में ये बोला, धोनी के बारे में ये बोला, अब उसको बना दो आप स्टोरी, क्योंकि वो छप जाएगी या वो टीवी पे चल जाएगी। मैं एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल तस्वीर जो है वो, और उसको सुधारना होगा। और मेरा मानना ये, उसको सुधारने का 2 हाथ से ताली बचती है। तो बीसीसीआई या संस्था जो है उसको भी ओपन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आप टीम सिलेक्ट करते हैं वर्ल्ड कप के लिए और चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी अपने आप को पेश नहीं करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए क्यों आपने 15 को लिया है, तो फिर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सवाल उठेगा। आप साउथ अफ्रीका जाते हैं, पहले इनिशियली जब आप टीम अनाउंस किए और हनुमा विहारी का नाम नहीं है, तो मेरा तो सवाल, सबसे पहला सवाल यही होगा कि आपने हनुमा विहारी को क्यों नहीं लिया? एग्रीड। तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते, फिर बाद में आप उसको टूर में ऐड कर देते हैं, ये सब जो है, हर चीज का कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर वो एक्सप्लेनेशन नहीं आता है तो फिर लोग जो है वो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, और कोई और प्लेयर हो वो कुछ भी कह सकता है, अज्यूम कर सकता है या सर, या सच्चाई होती है कि फिर किसी प्रॉब्लम के तहत आप कुछ पर्टिकुलर काम कर रहे हैं? बेशक देखिए, सच्चाई हो सकती है, और सच्चाई का खुलासा करने के लिए फिर आप अगर प्रिंट में जाते हैं या टीवी पर, आप जैसे आप आज शो कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं किसी को चटके लगे तो फिर शिकायत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, खुलासा किया नहीं है जी। लेकिन ये निखिल भाई, विराट के ये टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद ऐसा लग रहा है भारतीय क्रिकेट बिखर सी रही है। अब इसको समेटने का काम कौन करेगा? क्योंकि बीसीसीआई के जो बोर्ड प्रेसिडेंट है वो खुद विवादों में है, सिलेक्शन कमेटी विवादों में है, कौन करेगा पहल? अब हमारे पास कई सवाल भी आ रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का आखिर सोल्यूशन क्या है, हम कब तक ऐसी, और इसका असर हमने दक्षिण अफ्रीका में देखा, हम 3-0 से सीरीज हार गए, 2-1 से हम टेस्ट सीरीज हार गए, तो असर तो दिखता है। ये कहना बहुत ही आसान होता है कि अरे कुछ नहीं होता है यार, जो हो रहा है मैदान के बाहर, टीम हमारी अच्छा करेगी, बट एक्चुअली उसका असर दिखता है मैदान के अंदर। राजीव भाई देखिए, जितनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं, बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आपके पास ज्यादा दिक्कतें हैं तो एक एक करके आप उनको सुलझाने को देखें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पहले उसको आप टारगेट कीजिए, आप थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट हुई है। आप जब भी सिलेक्शन कमेटी बैठती है, टीम सेलेक्ट होती है, वो पुरानी बड़ा बॉस ही कर रहा होता वो, फिर कैसे? मैं आ रहा, उस पर आ रहा। वो पुरानी प्रथा पे आप आके, टीम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये खिलाड़ी हमने रखा है, इसको बाहर किया है, इसको हम देख रहे हैं क्या है। तो उसमें खिलाड़ी को भी पता होता है कि अगर वो कोई टीम से बाहर होता है तो किस कारण से बाहर हुआ है, उसको कहाँ पे सुधार करना है, ताकि वो दोबारा आगे खेल सके। रही बात बाकी बीसीसीआई की, आप उसमें भी देख सकते हैं कि आपको क्या दिक्कतें हैं, पर आपस में सॉर्ट आउट करना मेरे लिए वो ज्यादा बेहतर एक दृष्टिकोण रहती है। बनस्पत की आप मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, 2 लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने की, या ईगो है या जो भी है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अंत में एक खिलाड़ी को भी समझना चाहिए कि संस्था से बड़ी कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसी बीसीसीआई की वजह से आप वो जीवन जी रहे हैं जो आपको इस समय मिला है। उसकी वजह से तो आप और कुछ ना करके आप उसका सम्मान कर लीजिए, क्योंकि आज से 10 साल पहले आप देख लीजिए, जब आप नहीं खेल रहे थे तो आप कहाँ थे, जब आप भारत के लिए खेले, उसके बाद आईपीएल खेले, कोई भी खिलाड़ी हो, तो ये प्लेटफॉर्म जो है ना, इसी संस्था ने दिया है। अगर उस संस्था से कोई हल्की सी चूक हो रही है तो आप फोन उठा के बोल सकते हैं, इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे कर लें, तो उसमें कोई ईगो नहीं है। या सर, ईगो तो आड़े आ रहा है, क्योंकि अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखें, जब से सौरभ बीसीसीआई प्रेसिडेंट बने हैं, लगातार कुछ ना कुछ पंगा हो रहा है। वो टीम हार रही हो, चाहे कप्तान के साथ पंगा हो। अगर आप बहुत पहले जाएं तो अनिल कुंबले जब कोच बनाए गए तब वो टेक्निकल कमेटी के हेड थे, तो वो सचिन और लक्ष्मण जिन्होंने चुना था, विराट ने उसका विरोध किया, और वो विरोध की आग ऐसी थी कि शायद ऐसा लग रहा है मानो वेट करा जा रहा था कि जैसी मेरे हाथ में पावर आएगी, सबसे पहले जो है विराट कोहली के ईगो को खत्म किया जाएगा। आपको लग रहा है ये ईगो की लड़ाई है जो बेसिकली नजर आ रही है, वो चाहे खिलाड़ी बनाम सेलेक्टर हो, बोर्ड के बॉस बनाम कप्तान हो, ये ईगो क्लैशेस ज्यादा हो रहे हैं इन दिनों बीसीसीआई में?
मुझे नहीं पता है कि ईगो क्लैश है नहीं, लेकिन सौरव गांगुली हमेशा से जो एक उनका कैरेक्टर ऐसा रहा, ये तो हर कोई जानता है, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। जब वो कैप्टन थे, एज अ प्लेयर थे, तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के जो प्रेसिडेंट बने, फिर वो टेक्निकल एडवाइजर थे, आईसीसी के कमेटी में भी थे, हर जगह जो है उनका एक किरदार रहा है। वो मेरे ख्याल से देखें, कुछ होते हैं जो बिल्कुल प्लेयर्स जो होते हैं बहुत ही पैसिव होते हैं, बहुत सुम रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, वो वैसे है नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह के पर्सनालिटी आपकी है तो आप इनवाइट करेंगे हमेशा अटेंशन के साथ क्रिटिसिज्म भी आएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से विराट कोहली के साथ कैप्टनसी का जो पूरा सागा हुआ है, जैसे सोप ऑपेरा हो गया था, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसमें ये सही था या वो सही था इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। इंडियन क्रिकेट का जो रेपुटेशन है, जो इमेज है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और प्लेयर्स जो है, सौरव खुद कैप्टन रह चुके हैं, विराट कोहली सबसे सफल कैप्टन रह चुके हैं, तो ट्रांजिशन भी अगर होना है तो बहुत स्मूथली हो सकता था, और वो हुआ नहीं। ये बताता है कि कहीं ना कहीं अनबन थी या अभी भी है। आई होप कि नहीं है अनबन, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे। और वो मसला अगर आप ट्रांजिशन सही से नहीं करें तो नीचे जो होते हैं बाकी प्लेयर्स, इंडियन क्रिकेट में खेलने वाले, उनका भी या तो हिम्मत या हौसला बढ़ जाता है कि मैं भी कुछ स्टेटमेंट दे सकता हूँ। एग्जैक्टली, टॉप में अगर इससे चल रहा है तो मैं क्यों नहीं ना दूं। तो ये सब चीजें अवॉइड हो सकती थी। राजीव भाई बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय भी जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। अगर पॉजिटिव तरीके में देखें, सौरव गांगुली अगर बैठ भी रहे थे सिलेक्शन कमेटी में तो वो क्यों बैठ रहा है? बीसीसीआई प्रेसिडेंट है। आज से पहले बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कभी भी कोई भारत का इतना सफल कप्तान नहीं बैठा था। जब आप विश्व कप की टीम बनाने को देख रहे थे, क्या उनको ये लग रहा था कि यार मैं अपने एक्सपीरियंस से देख सकता हूँ? एक और बड़ा कर रहे निखिल भाई, अभी तो सिलेक्टर आ रहे हैं, तब तो लगेगा सौरव गांगुली ने टीम बना दी। नहीं, वो बना नहीं रहे। वो ये देख रहे कि क्या मैं अपने अनुभव से इस टीम में या सिलेक्टर्स को कुछ मदद कर सकता हूँ, क्योंकि अंत में आप चाहते हैं कि भारत विश्व कप जीते। क्योंकि आज से पहले बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कभी भी इतना भारत का सफल कप्तान कभी भी नहीं था। नहीं बना। सर चलते हैं कैसे निखिल की बात बिल्कुल सही है कि अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ना करें, लेकिन आपकी जो एक थॉट प्रोसेस है, अगर वहां पर आप एज अ प्लेयर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्वागत है। बिल्कुल, उसका स्वागत भी है ऐसा। लेकिन बहुत संक्षेप में कैसे ठीक होगी ये चीजें? तो बद से बदतर होती जा रही है अब, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत अर्जेंटली एक दो चीजें लानी चाहिए। एक तो ये है कि आप कोई भी टीम सिलेक्ट करें, सबसे पहले आप उसको पब्लिकली एक्सप्लेन करें। इस वजह से नहीं, एक फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। मैच के बाद कैप्टन या एक प्लेयर आता है, बात करता है मैच में क्या हुआ था, तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्यों नहीं होना चाहिए। और जो रिश्ते हैं कैप्टन और सिलेक्टर्स और बोर्ड बीसीसीआई के ऑफिशियल्स के बीच, उसमें डेफिनेटली सुधार लाने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यार सर आपका। निखिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी खेल नीति के साथ रोज जुड़े सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, @cricketwalla वो अयाज सर का ट्विटर हैंडल है, और @निखिल चोपड़ा, ये आप निखिल भाई से सवाल अपने भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun talks to Aman Gupta, CMO and co-founder of Boat. They discuss how Aman built a profitable brand via a thorough understanding of his consumers and his experiences as one of the sharks on Shark Tank India. On Paisa Vaisa, Shinjini Kumar, co-founder of the My Salt app, debunks various myths around women and finance with Anupam. On the longest constitution, Priya raises important questions in this Republic Day special episode. She compares the current state of our country to the vision of the constitution that was formulated 73 years ago. The Pulyabazi hosts contemplate how to celebrate Republic Day in their new series, Ek Sawal Kahin Jawab. And on the Life Manifesto, Zarina teaches us how to say no and create healthy boundaries.
Also, just one quick announcement for everybody. We would like you to check out the new version of our Android app. It's available on the Play Store. It's a really interesting take on how to listen to podcasts. Do give it a look and let us know what you think. We're open to feedback on all of our social media channels. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth really does help. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. And we have a number of channels there at ivmpodcast.com/YouTube where you can take a look at them. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो? मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।